हेलो दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था आपके समक्ष आ गया हूं लेकर आपकी बहुप्रतीक्षित चीज डिजिटल डायरी कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र प्रश्नोत्तरी के साथ। दोस्तों, इस डायरी को बनाने में मुझे थोड़ा समय लग गया। उसका कारण ये था कि मैंने पहले कोर्स 11 की डिजिटल डायरी डाल दी, क्योंकि ऑफलाइन मॉड्यूल में उसे कोर्स 10 के नाम से लिखा हुआ था। चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही आकर्षक डायरी बनाकर लाया हूं। आप इसे ध्यान से देखिएगा और मेरी वीडियो पर कम से कम 5 मिनट आप बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जब मैं कोई होमवर्क करके आता हूं, कुछ चीज आपके लिए बना कर लाता हूं, क्योंकि ये मुझे कहीं से प्राप्त नहीं होता है। मैं एक एक शब्द आपके लिए लिखता हूं, आपके लिए भी लिखता हूं, अपने लिए भी लिखता हूं। ये मत सोचिए कि मैं आप ही के लिए लिखता हूं, अपने लिए भी लिखता हूं। लेकिन यह है कि हाँ, मुझे समय लगता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे इसमें टाइम लगता है मुझे बनाने में। अगर आप मुझे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक अपना समय दे देंगे तो हमारा जो है, हमारे परिश्रम का प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आइए हम अपनी डायरी को शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो PDF है उसको डाउनलोड करने की जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी साइट पर जाकर के भी इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे कि आप जानते हैं। आप थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए, आपको मैं पासवर्ड भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल डायरी कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। आइए देखिए दोस्तों, कितना आकर्षक डायरी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। सबसे पहले यह है कि यहां पर हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण मानवीय मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। यह बच्चों को सहानुभूति, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, गरिमा, बहुलता और सद्भाव जैसे मूल्य भी सिखाता है। सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक अनुशासन में घटनाओं, परिघटनाओं और प्रक्रियाओं के कार्य कारण संबंधों को तार्किक एवं तर्क संगत दृष्टिकोण से समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उनका अनुप्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए परीक्षण का अपना तरीका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जो कुछ भी आपके पास भेजता हूं बिल्कुल यूनिक फॉर्म में भेजता हूं, क्योंकि जो है मैं किसी का जो है दिया हुआ या कहीं से लिया हुआ वह उसी फॉर्म में नहीं भेजता हूं। मैं उसको संशोधित कर लेता हूं अगर कहीं से कुछ मिल भी रहा है। लेकिन जहां तक डायरी है वो तो मेरी स्वयं की उत्पत्ति है, मैं खुद ही बना रहा हूं और आपके लिए जो है आकर्षक तरीके से आपको प्रदान भी कर रहा हूं। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम में पर्यावरण, शांति व अहिंसा से संबंधित मूल्यों और अनुसूचित जाति, जनजाति, जेंडर एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को शिक्षण में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। फिर अधिगम के उद्देश्य। दोस्तों, ये जो अधिगम के उद्देश्य हैं ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं अध्यापकों के लिए। ठीक है। निरंतरता और परिवर्तन की घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझना, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित करने में विषय की प्रासंगिकता को पहचानना, प्राकृतिक और सामाजिक परिघटनाओं को समझने में तरीकों की बहुलता को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा करना। ठीक है। फिर आगे है भारत के संविधान में निहित मूल्यों की सराहना करना, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक समाज का निर्माण, प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया, घटनाओं और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में कार्य कारण संबंध का वर्गीकरण और तुलना करना, विभिन्न अवधारणाओं जैसे विविधता में एकता, लोकतंत्र, विकास और हमारी संस्कृति एवं कला को समृद्ध करने वाली ताकतों और इसके विभिन्न कारकों की व्याख्या करना, विविधता, जेंडर, भेदभाव, विशेष आवश्यकता वाले समूह वाले बच्चे, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स और समाज में भेदभाव का शिकार लोगों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना। फिर आता है विषय के बारे में संक्षिप्त परिचय। जैसा कि सामाजिक विज्ञान आपका एक विषय है, इसके अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा भूगोल पर चर्चा करते हैं। यह विषय विभिन्न क्षेत्रों और देशों की एक दूसरे पर निर्भरता को समझने की अवधारणाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक विषय के रूप में भूगोल के तहत उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों में आवास के रूप में धरती के बारे में पढ़ाया जाता है। इस विषय के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के वैश्विक वितरण, जेंडर भेदभाव के शिकार वर्ग और पर्यावरण जैसे समकालीन मुद्दों पर भी बल दिया जाता है।
फिर आता है इतिहास। इतिहास की कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में समय का एक समग्र विस्तार निहित है जो मनुष्य द्वारा शिकार करने और समूह बनाकर रहने से लेकर संस्कृति, विरासत और लोगों के जीवन सहित प्राचीन काल में साम्राज्यों की स्थापना तक फैला हुआ है। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में मध्यकाल में हुई घटनाएं निहित हैं और कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता में कायम होने से लेकर स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। यह विषय प्राचीन लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को समझने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और ज्ञान पर केंद्रित है। यहाँ संस्थाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली पर जोर दिया गया है, जैसे पानी, स्वच्छता, सड़क, बिजली आदि सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करना और उनकी उपलब्धता के बारे में जानना। फिर आता है, यह समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डालने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों के बीच अंतर संबंधों का वर्णन करता है। एक विषय के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में भारतीय संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने, लोकतंत्र और उसके विभागों के कामकाज को जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण के उदाहरण। विषय है ग्लोब, अक्षांश, अधिगम के उद्देश्य। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब के माध्यम से हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? विद्यार्थी पहचान कर सकेंगे अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान यामोत्तर, 0 डिग्री देशांतर, अक्षांश और देशांतर की सहायता से ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से मानचित्र और एटलस में किसी स्थान की स्थिति को बच्चे समझ पाएंगे। फिर यह है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पर्शी ग्लोब और अन्य संबंधित वस्तुएं पृथ्वी के आकार और अक्षांश व देशांतर को समझने के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं। शिक्षकों को अवधारणा या संकल्पनाओं को समझने के लिए स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं कि दोस्तों अक्षांश क्या है। ठीक है, ग्लोब को 2 समान हिस्सों में विभाजित करने वाली क्षैतिज भूमध्य रेखा कहलाती है। यह 0 अक्षांश भी कहलाती है। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ग्लोब पर खींची हुई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं यह बताते हैं कि आप भूमध्य रेखा से कितने उत्तर या दक्षिण में हैं। अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। इस पर प्रश्न भी आया था दोस्तों, आपको मालूम है। ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। अक्षांश रेखाओं के समांतर अक्षांश रेखाएं कहा जाता है क्योंकि वह एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे को नहीं छूती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इस पर भी प्रश्न आया था दोस्तों, आपको याद होगा अगर आपने यह प्रशिक्षण ले लिया है तो। आगे बढ़ते हैं, देशांतर। देशांतर रेखाएं वह खड़ी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में मिलती हैं। अक्षांशों के विपरीत यह सभी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। देशांतर रेखा को यामोत्तर, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली भी कहा जाता है और यह मापती हैं कि कोई स्थान 0 डिग्री यामोत्तर रेखा, जिसे मानक यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, से पूर्व या पश्चिम दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है। मानक यामोत्तर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश पूर्व और पश्चिम देशांतर है। मानक यामोत्तर रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्लोब पर 360 यामोत्तर रेखाएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं इतनी तेजी से पढ़ रहा हूं कि आपको समझ में बहुत कम आ रहा होगा। आप पीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं तो मैं पीडीएफ का पासवर्ड आपको बता देता हूं। दोस्तों, इस पीडीएफ का पासवर्ड है 11। कोर्स तो 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 11, यानी इस पीडीएफ का पासवर्ड है 11 यानी 11। आप 11 डालेंगे और आपका पीडीएफ आराम से खुल जाएगा। ठीक है, फिर आप उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सफर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इस पीडीएफ में और क्या है। इतिहास जानने के स्रोत। प्राथमिक स्रोत हैं साहित्यिक, पुरातात्विक, मुद्राशास्त्र, शिलालेख, मौखिक साक्ष्य, लोक कथाएं, लोकगीत आदि। द्वितीयक स्रोत में आते हैं पाठ्यपुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स आदि। प्राथमिक स्रोतों पर आधारित समीक्षाएं। फिर है शैक्षणिक प्रक्रियाएं। स्रोतों पर चर्चा करते हुए शिक्षार्थियों को जीवन से जोड़ना तथा उन्हें सहभागी, आनंदमय व उत्साहवर्धक बनाना। समूह और जोड़ों के रूप में गतिविधियों की शुरुआत। बच्चों को संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल दिखाने ले जाना। किसी ख्यात प्राप्त व्यक्ति का साक्षात्कार। नक्शों, आरेख, बोलने वाली किताबों, दृश्य श्रव्य सामग्रियों, ब्रेल आदि जैसे स्रोतों का उपयोग करना। फिर आता है साहित्यिक स्रोत में क्या है दोस्तों, पांडुलिपियां। आप इस पर एक गतिविधि आई थी, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो हिंदी मीडियम की जो गतिविधि है वो गलत है। इंग्लिश मीडियम में ये जो गतिविधि है इसमें 21 पॉइंट थे जो आपके जो है लेखक थे और उनकी रचनाएं थी, इसको लेकर के कुल 21 पॉइंट थे, वहां 21 नंबर मिल रहे थे।
लेकिन हमारी हिंदी में जो बनी है उसमें खाली 10 ही नंबर मिल रहे हैं, ऊपर को सब कुछ छोड़ दिया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदी में जो आपका पीडीएफ बना हुआ है वो पीडीएफ जो है करप्टेड है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए 10 ही नंबर मिल रहे हैं। अगर आप इसी को इंग्लिश में करेंगे तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, क्योंकि पूरी लंबी सी पैसेज है और आप इसको ऑफलाइन मॉड्यूल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आप मुझे दिखाई पड़ा था वो मैं बता रहा हूं कि पांडुलिपियों में क्या था। धर्मसूत्र और स्मृतियां, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चरक द्वारा लिखित चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, अंडाल की रचनाएं, थिरुप्पुवई और नचियार, थिरुमोझी, मीराबाई की पदावली, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, उपनिषद, गार्गी, बाणभट्ट की हर्षचरित, बिल्हड़ की विक्रमादित्य, कल्हड़ की राजतरंगिणी, चंद्रबरदाई की पृथ्वी राज रासो आदि, ये सारी चीजें हैं जो हमारे पांडुलिपियों में आते हैं। फिर आता है यात्रा वृत्तांत। आपको मालूम है दोस्तों कि इतिहास में जो है बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री और बहुत सारी जो है विदेशी संस्थाएं हमारे भारत में जो है यात्रा की हैं, वो भी जो है हम इतिहास जानने का एक स्रोत हैं, जिसमें आते हैं बौद्ध तीर्थयात्री, यूनानी राजदूत, मेगस्थनीय, सिकंदर के आक्रमण, फाहियान की भारत यात्रा आदि। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास जानने का स्रोत है। मुद्रा शास्त्र, आप जानते हैं कि सिक्के, प्राचीन काल के जो सिक्के हैं वो भी हमारे लिए इतिहास जानने का एक स्रोत हैं, जिसमें है सोने, चांदी, तांबे, शीशे जैसी बहुमूल्य धातुओं से बने सिक्के, पंच मार्क क्वाइन, कुषाण काल के सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्का, आहत सिक्का, सातवाहन काल का सिक्का, शक काल का सिक्का, रानी नूरजहां के नाम वाला चांदी का सिक्का आदि, ये सभी जो है हमारे इतिहास जानने का एक स्रोत है। फिर आता है शिलालेख। शिलालेखों के अध्ययन को पूरा लेख विद्या एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीनतम शिलालेखों चट्टानों, स्तंभों, पत्थर की पट्टियों, इमारत की दीवारों, स्मारकों और मंदिरों पर उत्पन्न किए जाते थे। सम्राट अशोक के समय का शिलालेख हो गया। अधिकांश शिलालेख प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। एक बार फिर से मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पीडीएफ का पासवर्ड है 11 यानी 11 10 में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही है इसका पासवर्ड। बनावटी संसद, संसद की गतिविधि। बनावटी या कृत्रिम संसद का मंचन अक्सर सामाजिक विज्ञान को सीखने में मददगार साबित होता है। यह सामाजिक विज्ञान को वास्तविकता का बोध देता है। शिक्षार्थी सांसदों या विधानसभा के सदस्यों की भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न समकालीन मुद्दों और सरोकारों पर अपने विचार रखने का मौका देने के लिए शिक्षक कक्षा में एक बनावटी संसद का आयोजन कर सकता है। फिर आता है बनावटी संसद क्या है। बनावटी संसद विधानसभा और संसद की कार्यवाहियों की मनोरंजक ढंग से की जाने वाली नकल है। भारतीय संसद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली पर आधारित है। लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी। लोकसभा हाल में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। सीटों को 6 ब्लॉकों में रखा गया है, जिसमें से प्रत्येक में 11 पंक्तियां हैं। अध्यक्ष की कुर्सी दाएं और ब्लॉक नंबर 1 और बाएं और ब्लॉक नंबर 6 पर है। इन दोनों ब्लॉकों में 97 सीटें हैं। शेष 4 ब्लॉकों में प्रत्येक में 89 सीटें हैं। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को कक्षा में 1 सीट आवंटित की जाती है। अध्यक्ष की कुर्सी के दाएं ओर की सीटों पर सत्तारूढ़ दल वाले सदस्य और बाएं ओर की विपक्षी दलों के सदस्य बैठते हैं। उपसभापति बाईं तरफ की पहली पंक्ति की सीट पर बैठते हैं। सीटों का आवंटन पार्टी के बहुमत के अनुसार किया जाता है, लेकिन वरिष्ठ या प्रमुख सदस्यों के मामले में भले ही उनकी पार्टी का बहुमत कम हो या वह निर्दलीय सदस्य हो, इसे तय करना अध्यक्ष के अधिकार में भी होता है। फिर आते हैं दोस्तों, देखते हैं लोकसभा। लोकसभा को जन समुदाय की सभा और संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया जाता है और वह 5 साल तक काम करती है, या कि जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जाता है। अध्यक्ष यानी स्पीकर भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का नेता भारतीय संसद के निचले सदन का नेता, यह सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है अगर वह लोकसभा का सदस्य है। तो यदि प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य नहीं है तो वह किसी अन्य मंत्री को सदन के नेता के रूप में नियुक्त कर सकता है। विपक्ष का नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में सरकार द्वारा चुना जाता है। इसका आधिकारिक दर्जा उस पार्टी के नेता को दिया जाता है जिसने लोकसभा में कम से कम 55 सीटें या 10% हासिल की हैं। प्रश्नकाल क्या है। लोकसभा में हर दिन सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों से पूछ सकते हैं। प्रत्येक मंत्री जिनकी सवालों का जवाब देने की बारी आती है वह खड़े होकर अपने विभाग के कार्यों या कमियों के लिए जवाब देता है। शून्यकाल क्या होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकते हैं। अब आखिरी में आता है दोस्तों प्रश्नोत्तरी। ठीक है, ये वो पार्ट है जिससे आपको 2-4 होना पड़ा है। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न था
मैंने यहाँ पर प्रश्न को उत्तर के रूप में पेश किया है। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में राजा या रानी निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्ग संसद का संचालन करने का मुख्य कारण राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य नहीं है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, यह कथन सत्य है। पांडुलिपियां हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें होती हैं। शिलालेख क्या होता है? लेख जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। स्मारक क्या होता है? अतीत से संबंधित इमारतों या तो जमीन में खोदकर निकाली गई या जमीन पर स्थित पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? चीजें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं। महाकाव्य पुराण तथा स्मृति साहित्यिक स्रोत हैं। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय ड्रा लिखें और चर्चा करें। विधि सबसे उपयुक्त होगी। परियोजना आधारित ज्ञान विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी कि जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य के पठन पाठन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये रहा कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की डिजिटल डायरी। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इसका पासवर्ड है 10+1 यानी 11 डालेंगे तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।